Hello everyone, this is Ruby Saroj. वेलकम टू माय न्यू चैनल लर्न विथ रूबी सरोज। आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 23 कृषि भूगोल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूमि क्षमता वर्गीकरण सूचित करता है। तो कह रहे कि उपरोक्त सभी को। तो कौन है? किसी मनुष्य द्वारा उस भूमि पर निर्माण क्रिया, किसी मनुष्य द्वारा उस भूमि पर कृषि कार्य, किसी मनुष्य द्वारा उस भूमि पर औद्योगिक कार्य। तो ये उपरोक्त सभी कथन जो है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण को सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य किस देश में किया गया है? तो सर्वप्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य ब्रिटेन देश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था करती है। इस संस्था का कार्यालय स्थित है नागपुर में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था, इस संस्था का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। तो भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति कब बनाई गई? तो भारत में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति वर्ष 1988 में बनाई गई। तो भारत में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति वर्ष 1988 में बनाई गई। वन नीति के अनुसार किस क्षेत्र विशेष की कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? तो 33.3%। 33.3% क्षेत्र पर भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6, देश को मुख्य भूमि उपयोग के आधार पर कितने मंडलों में बांटने की योजना थी? तो देश को मुख्य भूमि उपयोगों के आधार पर 6 मंडलों में बांटने की योजना थी। क्वेश्चन नंबर 7, फसल प्रतिरूप से क्या तात्पर्य है? तो फसल प्रतिरूप से क्या तात्पर्य? कथन सी सही है। खेत में उगाई जाने वाली फसल प्रणाली जो है, फसल प्रतिरूप से तात्पर्य है कि खेत में उगाई जाने वाली फसल प्रणाली से है। तो इस प्रकार 7 का सी है। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि यदि वर्ष दर वर्ष भूमि के टुकड़े पर एक ही फसल उगाई जाती है तो इसे कहा जाता है एक फसल प्रणाली। यदि वर्ष दर वर्ष भूमि के टुकड़े पर एक ही फसल उगाई जाती है तो इसे कहा जाता है एक फसल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9, जलाक्रांति दशाओं में किस फसल को व्यापक रूप से लगाया जा सकता है? तो धान। जलाक्रांति दशाओं में किस फसल को व्यापक रूप से लगाया जा सकता है? तो धान को। क्वेश्चन नंबर 10, निश्चित पंक्ति पद्धति से भूमि के एक ही खंड पर एक साथ एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अंतरा सस्यन। निश्चित पंक्ति पद्धति से भूमि के एक ही खंड पर एक साथ एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया कहलाती है अंतरा सस्यन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कारक फसल प्रतिरूप को भौतिक रूप से प्रभावित करता है? तो ये सभी, मिट्टी, जलवायु, मौसम। कौन सा कारक है जो फसल प्रतिरूप को भौतिक रूप से प्रभावित करता है? तो ये सभी है, मिट्टी, जलवायु, मौसम, सभी। क्वेश्चन नंबर 12, शुष्क क्षेत्र जिनमें वर्षा कम होती है तथा मानसून अनिश्चित रहता है वहाँ कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो ज्वार बाजरा। शुष्क क्षेत्र जिनमें वर्षा कम होती है तथा मानसून अनिश्चित रहता है वहाँ कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो कह रहे हैं ज्वार बाजरा। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतम आय की प्रेरणा फसलों का ढांचा बदलने पर अधिक प्रभाव डालती है, यह मत किसका है? तो वर्गीज का। वर्गीज
का मत है कि अधिकतम आय की प्रेरणा फसलों का ढांचा बदलने पर अधिक प्रभाव डालती है। वर्गीज का मत है कि अधिकतम आय की प्रेरणा फसलों का ढांचा बदलने पर अधिक प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 14, फसलों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण प्रति एकड़ सापेक्ष लाभ होता है। यह मत किसका है? तो डॉक्टर भाटिया का। फसलों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण प्रति एकड़ सापेक्ष लाभ होता है। यह मत किसका है? तो डॉक्टर भाटिया का है। क्वेश्चन नंबर 15, फसल संयोजन में सर्वप्रथम सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किसने किया? तो जेसी बीवर ने। फसल संयोजन में सर्वप्रथम सांख्यिकीय विधि का प्रयोग जेसी बीवर ने किया। क्वेश्चन नंबर 16, फसल संयोजन के अंतर्गत नवीन विचलन विधि का प्रयोग किसने किया? तो रफीउल्लाह। फसल संयोजन के अंतर्गत नवीन विचलन विधि का प्रयोग किसने किया? तो रफीउल्लाह। क्वेश्चन नंबर 17, एक समय विशेष में किसी क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल की संख्या क्या कहलाती है? सस्य विविधीकरण। एक समय विशेष में किसी क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की संख्या क्या कहलाती है? तो सस्य विविधीकरण। क्वेश्चन नंबर 18, संसार में कुल 27,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तो 2,70,000 उच्च पादपों की प्रजातियां में से कितनी जातियों का उपयोग कृषि के लिए किया जाता? तो 7,000। तो संसार में कुल कह रहे हैं कि 2,70,000 उच्च पादपों की प्रजातियों में से कितनी जातियों का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है? तो 7,000। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत को वान थ्यूनन ने प्रतिपादित किया है। कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो वान थ्यूनेन ने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 20, वान थ्यूनेन ने अपने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत को समझाने के लिए कितने उद्देश्यों का प्रयोग किया है? तो 2। वान थ्यूनेन ने अपने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत को समझाने के लिए 2 उद्देश्यों का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 21, थ्यूनेन का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित था? तो आर्थिक लगान पर। थ्यूनेन का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित था? तो आर्थिक लगान पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 22, कृषि उत्पादकता का संबंध किससे है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन से। कृषि उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, कृषि उत्पादकता मापन के अंतर्गत प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो केंडॉल ने। कृषि उत्पादकता मापन के अंतर्गत प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो केंडॉल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादकता को प्रति इकाई श्रमिक लागत पर उत्पादन की मात्रा को मापने का आधार किसने दिया है? तो खुसरो ने। उत्पादकता को प्रति इकाई श्रमिक लागत पर उत्पादन की मात्रा को मापने का आधार किसने दिया है? तो खुसरो ने। उत्पादकता के अंतर्गत भूमि की वहन क्षमता पर आधारित विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो स्टाम्प ने। उत्पादकता के अंतर्गत भूमि की वहन क्षमता पर आधारित विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्टाम्प ने। क्वेश्चन नंबर 26, पदानुक्रम गुणांक विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो केंडॉल ने। पदानुक्रम गुणांक विधि का प्रतिपादन केंडॉल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रोफेसर सफी द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्पादकता निर्धारण हेतु किसकी विधि का प्रयोग किया गया है? तो केंडॉल का पदानुक्रम गुणांक विधि। भारत में प्रोफेसर सफी द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्पादकता निर्धारण हेतु किसकी विधि का प्रयोग किया गया है? तो केंडॉल का पदानुक्रम गुणांक विधि।
क्वेश्चन नंबर 28, किस देश में कृषिगत भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भारत। किस देश में कृषिगत भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 29, कृषि भूमि का लगभग 75% भाग विश्व के कितने देशों में पाया जाता है? तो 15 देश। कृषि भूमि का लगभग 75% भाग विश्व के कितने देशों में पाया जाता है? तो 15 देश। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्व जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट भाग कृषि में संलग्न है? तो 50%। विश्व जनसंख्या का लगभग 50% भाग कृषि में संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए गए देशों में सर्वाधिक किस देश की जनसंख्या कृषि में संलग्न है? तो न्यासालैंड की। न्यासालैंड देश की जनसंख्या कृषि में संलग्न है सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से कृषि पद्धति अविकसित देशों की कृषि पद्धति की विशेषता है? तो प्राचीन भरण पोषण वाली खेती। प्राचीन भरण पोषण वाली खेती कृषि पद्धति जो है कि अविकसित देशों की कृषि पद्धति की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 33, साधारणतया जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है वहां किस प्रकार की खेती की जाती है? तो तर खेती। साधारणतः जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है वहां किस प्रकार की खेती की जाती है? तो तर खेती। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा देश तर खेती के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तर खेती के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के मध्य प्रदेश में किस प्रकार की खेती की विशेषता है? तो भारत के मध्य प्रदेश में आर्द्र खेती की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में जिन भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां किस प्रकार की खेती की जाती है? सूखी खेती। विश्व के जिन भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां किस प्रकार की खेती की जाती है? तो सूखा खेती। क्वेश्चन नंबर 37, सूखी खेती के अंतर्गत आने वाली मिट्टी मुख्यतः होती है बलुई मिट्टी। सूखी खेती के अंतर्गत आने वाली मिट्टी मुख्यतः होती है बलुई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 38, राई, सोरगम, फलिया अथवा चारा किस प्रकार की खेती का उदाहरण है? तो सूखी खेती का। राई, सोरगम, फलिया अथवा चारा सूखी खेती का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39, जिन देशों में जनसंख्या घनी होती है तथा जहां भूमि का प्रमाण पर कौन सी खेती होती है? तो गहरी खेती। तो क्वेश्चन नंबर 40 इसमें मिलान करने के लिए दिया है तो 40 का सी सही है, 1 का ए है। भूमि की वहन क्षमता पर आधारित विधि स्टाम्प का है। भूमि की वहन क्षमता पर आधारित विधि स्टाम्प। 2 का बी है, फसल उत्पादन व संकेंद्रण के सूचकांकों के आधार पर पदानुक्रम गुणांक जसबीर सिंह का है। पदानुक्रम गुणांक विधि केंडोल का है। प्रति इकाई श्रमिक लागत पर उत्पादन की मात्रा पर आधारित विधि खुसरो का है। प्रति इकाई श्रमिक लागत पर उत्पादन की मात्रा पर आधारित विधि खुसरो की है। क्वेश्चन नंबर 41 पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? तो पहला और तीसरा। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में डडले स्टाम्प महोदय ने भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया था। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में डडले स्टाम्प महोदय ने भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया था। तीसरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भूमि से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य नागपुर में स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो संस्था करती है। तो इस प्रकार 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 42 का सी सुमेलित नहीं है। जो सही उसे देखते हैं। केंडोल का है, प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित विधि। प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित विधि। और स्टाम्प का भूमि का वहन क्षमता
वहन क्षमता पर आधारित विधि स्टाम्प का है। और इनमेदी सकी का विभिन्न फसलों की क्षेत्रीय उत्पादकता सूचकांक। केंडाल का प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित विधि। स्टाम्प का है भूमि की वहन क्षमता पर आधारित विधि। इनमेदी सकी का है विभिन्न फसलों की क्षेत्रीय उत्पादकता सूचकांक का है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, करे कि इसमें विचार कीजिए। करे केवल दूसरा कथन सही है, तो उसी को देखते हैं। वान थ्यूनेन ने अपने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत के 6 भूमि उपयोग मेखलाएं को माना था। वान थ्यूनेन ने अपने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत के 6 भूमि उपयोग मेखलाएं को माना था। क्वेश्चन नंबर 43 था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो करें दूसरा। एक कैलेंडर वर्ष में उसी भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने को बहुफसल प्रणाली कहा जाता है। यही कथन सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ कथन और कारण दिया हुआ है। तो 45 का ये है कि भूमि उपयोग तथा इसमें परिवर्तन का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। भूमि उपयोग से पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 46, किसी स्थान विशेष में भूमि का अलग अलग तरीकों से प्रयोग होता है। कृषि क्षेत्र में भूमि के विविध प्रयोगों का अध्ययन कृषि भूमि के उपयोग के रूप में किया जाता है। तो 46 का बी है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, फसल प्रतिरूप को खेत में उगाई जाने वाली फसल प्रणाली से समझा जाता है। भारत में सामान्य प्रचलित फसल प्रतिरूप खरीफ फसल प्रतिरूप और रबी फसल प्रतिरूप है। फसल प्रतिरूप को खेत में उगाई जाने वाली फसल प्रणाली को से समझा जाता है। भारत में सामान्य प्रचलित फसल प्रतिरूप खरीफ फसल प्रतिरूप की रबी फसल प्रतिरूप है। तो इस प्रकार ये दोनों से आरे की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें कह रहा है कि जला क्रांति वाले क्षेत्र में धान की फसल सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। धान की फसल की जल वहन सहन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 49, अंतरासस्थन फसल प्रणाली में फसल अनुपात लगभग 5:1 होता है। अंतरासस्यन के अंतर्गत एक विशेष फसल प्रत्येक 5 पंक्तियों के साथ विभिन्न प्रकार की फसल की एक पंक्ति होगी। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 50, फसल प्रतिरूप में कीमत और आय को अधिकतम करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। फसल प्रतिरूप को सर्वाधिक आर्थिक तत्व प्रभावित करता है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 51, फसल चक्र बहुत कुछ भौतिक कारणों से प्रभावित होता है। तकनीकी उपायों से फसल चक्र बदला जा सकता है। तो ए आर तो दोनों सही है, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 52, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता का फसल प्रतिरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें 52 का केवल डी सही, 52 का आर सही है, ए गलत है। तो आर सही उसी को देखते हैं जहाँ पर पानी की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, वहाँ पर दोहरी और तिहरी फसलें उगाई जा सकती है। तो कह रहे हैं कि 52 का डी सही है, ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कह रहा है कि फसल प्रतिरूप पर कीमत में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। कीमतों में परिवर्तन का प्रतिरूप फसल प्रतिरूप के क्षेत्रफल में परिवर्तन लाता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 54, दुनिया के 50% कृषक जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से गेहूं, चावल या मक्का की खेती करते हैं। गेहूं, चावल तथा मक्का को अधिक ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत माना जाता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है।
विगत वर्षों में पूछे गए कुछ कथन है। कुछ एक है कि निम्नलिखित में से किसने सिग्मा एफ स्क्वायर अपान एन फसल संयोजन विधि विकसित की है? तो जेसी बीवर। क्वेश्चन नंबर 2, किसने जेसी बीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया है? तो डोई ने। किसने जेसी बीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया है? तो डोई। तो इस प्रकार से लगातार अध्ययन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा।